फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी। इसके बाद एक विशेष वर्ग के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि इन लोगों ने 2 पुलिस स्टेशनों में आग लगा दी, एमएलए के घर को जला दिया और सैकड़ों गाड़ियों को भी आग लगा दी। दंगे का आधार सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट को बनाया गया है। यानी सोचिए, फेसबुक पर किसी ने कुछ लिख दिया और उसे लेकर दंगे हो गए। लेकिन हमेशा याद रखिए, दंगे अचानक नहीं होते। इसके लिए पहले से योजना बनाई जाती है और फिर जगह और समय भी निर्धारित किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के दंगों का जो सच हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उससे भी यही बात साबित होती है। लेकिन आज हम बेंगलुरु में हुए दंगों का विश्लेषण करके उन लोगों को भी चुनौती देंगे जो इन दंगों पर बिल्कुल खामोश बैठे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश में अगर कोई जय श्री राम का नारा भी लगा दे तो उसे सांप्रदायिक मान लिया जाता है। लेकिन बेंगलुरु की सड़कों पर उत्पात मचाती एक वर्ग विशेष की भीड़ धार्मिक नारे लगाती रही और फिर भी पूरे देश में खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। आज हम इसी खामोशी को तोड़ने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इस बार शहर नया है लेकिन दंगा वही है। इसके बाद हम चीन की असहनशीलता की बात करेंगे। 2 दिन पहले हांगकांग में एक बड़े अखबार के पब्लिशर और एक बड़े उद्योगपति को नए सुरक्षा कानून के तहत सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो और उनका अखबार चीन की सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। और इस उद्योगपति का नाम है जिमी लाई। जिमी लाई की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी के शेयर गिर गए, लेकिन जब हांगकांग के लोग उनके समर्थन में आए तो उनकी कंपनी के शेयर 1400% तक ऊपर चले गए, यानी बढ़ गए। इसके बाद दबाव में आकर चीन को उस उद्योगपति को छोड़ना पड़ा, उसे बेल देनी पड़ी और अब जिमी लाई बाहर आ गए हैं। लेकिन हांगकांग के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई इस बार, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है और चीन इसी एकजुटता से डरता है, उसे बहुत डर लगता है। इसलिए आज हम उस एकजुटता की बात करेंगे जो भारत के 1 करोड़ लोगों ने चीन के खिलाफ दिखाई है। 1 महीना पहले जी न्यूज ने चीन के खिलाफ जो मेड इन इंडिया मुहिम शुरू की थी, उसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। यानी 1 करोड़ से ज्यादा कॉल्स हमें आ चुकी हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कल्पना कीजिए, अगर भारत के ये 1 करोड़ लोग हांगकांग के 75 लाख लोगों के साथ खड़े हो जाएं तो चीन की क्या हालत होगी। इसलिए आज हम आपको आपकी संख्या की शक्ति का एहसास कराएंगे। और आखिर में हम उस चिट्ठी की बात करेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आप सब के लिए लिखी है। आज मैं वो चिट्ठी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इस चिट्ठी में जो लिखा है वो आज देश के हर परिवार को पढ़ना चाहिए और इसमें उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो आज आपको यह देखना है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार आपसे क्या कहना चाहता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बेंगलुरु में कल रात हुए दंगों पर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि दंगों के दोषियों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट्स इन द केस ऑफ राइटिंग एनी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज शुड बी रिकॉर्ड बाय द पर्सन्स हु हैव डन इट। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि ने कहा है कि बेंगलुरु में हुआ दंगा सुनियोजित था और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके गए। सीटी रवि के मुताबिक दंगों के साजिश का शक एसडीपीआई कॉरपोरेटर मुजम्मिल पाशा पर है। पहले ये एसडीपीआई के कॉरपोरेटर के ऊपर संशय है, इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से सुरक्षा की मांग की है। श्रीनिवास मूर्ति ने कहा, दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और टायर जलाए। कल रात हुए दंगों के आरोप में अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। इन दंगों में 3 लोगों की मौत हुई है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद बेंगलुरु में दंगे हुए। सुशांत केस में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार के रुख का समर्थन किया है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है।
लेकिन किसी को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो उन्हें आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलीस याला गेले 50 वर्षांवर बघतो आणि माझा पूर्ण विश्वास पोलीस फोर्सवर आहे। त्यावर कोणी काय आरोप केले वगैरे याचा मी खरा जाऊ इच्छिता। शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार के बेटे पार्थ की ओर से की गई सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि पार्थ अनुभवहीन हैं और उनकी बात को महत्व नहीं देना चाहिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 59 दिन बाद उनके परिवार ने 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। सुशांत के परिवार ने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि मौत के बाद सुशांत को चरित्रहीन साबित करने की साजिश की जा रही है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने आरोप लगाया है सुशांत के परिवार को हौसला देने की जगह आपत्तिजनक पोस्ट लिखी जा रही है। चरित्र हनन करके आप इस न्याय की आकांक्षा वाले जो देश के लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकते। देश न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है, न्याय जरूर मिलेगा। सुशांत के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से रात 2 बजे तक पूछताछ की। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि सिद्धार्थ एक चालाक अपराधी है, तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इस सब की बात का खुलासा होगा कि इनका रोल सही में क्या था। सुशांत सिंह राजपूत की लिखी डायरी के कुछ पन्ने भी सामने आए हैं। सुशांत सिंह ने इस डायरी में 2020 में अपनी जिंदगी में प्लानिंग को लेकर बातें लिखी थी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार सुबह 11 बजे टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। नए प्लेटफॉर्म का मकसद टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ाना और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, 13 अगस्त गुरुवार को सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानी पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की शुरुआत की जाएगी। इससे हमारी कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण के हमारे प्रयासों में मजबूती आएगी। इससे कई ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा जिनके परिश्रम से राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा मिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है। मारा गया आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर आजाद लल्हारी है। एनकाउंटर में भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। ये एनकाउंटर मंगलवार को उस वक्त शुरू हुआ जब आतंकियों ने पुलवामा से श्रीनगर जा रही सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। बांदीपुरा इलाके में पुलिस ने आतंकी फंडिंग के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 बंदे जो हैं डिफरेंट इलाकों के हैं। एक कुपवाड़ा का है, एक सोपोर का है, एक डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा का है। ये तीनों यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग मॉड्यूल जो है चला रहे थे, टेरर एक्टिविटीज को फंड करते थे। देश में पहली बार कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 70% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60,963 नए केस आए हैं। अब तक 23,29,638 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 16,39,599 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 46,091 लोगों की मौत हुई है। आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन को लेकर महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1,113 नए केस आए, 14 लोगों की मौत हुई और 1,021 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर 89.83% है। घर पर 5,598 मरीजों का इलाज चल रहा है और कोविड अस्पतालों में 3,351 मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से जुड़े 18,000 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट हुए हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 10,946 एक्टिव केस हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की हालत में सुधार नहीं आया है। अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं और हेमोडायनामिकली स्थिर हैं। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने उन सभी लोगों को धन्यवाद कहा है जो प्रणब मुखर्जी की सेहत को लेकर चिंतित हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट किया, पिछले साल 8 अगस्त मेरे लिए सबसे खुशी के दिनों में से एक था, क्योंकि मेरे पिता को भारत रत्न दिया गया था।
पूरे 1 साल बाद अगस्त में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। भगवान जो भी उनके लिए सबसे अच्छा हो वो करे और मुझे जीवन के खुशी और दुख को समानता से स्वीकार करने की शक्ति दे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बुलेट सवार अज्ञात युवकों पर गैर इरादतन हत्या और मोटर वाहन एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस की 4 और टीम भी जांच में लगाई गई है। मुकदमा जो तहरीर है उसके आधार पर जो धाराएं बन रही थी उन्हीं धाराओं में पंजीकृत किया गया है। हमारी 5 टीमें वर्कआउट कर रही हैं, काम कर रही हैं इस पे, ताकि सही अभियुक्त को लाया जा सके, वस्तुस्थिति से लोगों को अवगत कराया जा सके। पुलिस ने जांच के लिए 2 दर्जन से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल पकड़ी हैं। सोमवार को अमेरिका में पढ़ाई कर रही सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर जाते वक्त हादसे में मौत हो गई थी। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया था कि हादसा उसे रास्ते में छेड़ रहे बाइक सवार की वजह से हुआ था। आज हम सबसे पहले आपको दंगों की नई दुकान के बारे में बताएंगे। बेंगलुरु के दंगाइयों की बात करेंगे, क्योंकि इस देश में अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे सांप्रदायिक घोषित करने में जरा भी देर नहीं लगती। लेकिन किसी की धार्मिक टिप्पणी पर एक शहर को आग भी लगा दी जाए तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, जिन लोगों को जय श्री राम के नारे अच्छे नहीं लगते और जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं। बेंगलुरु में कल रात एक धर्म विशेष की भीड़ ने शहर के पुलाकेशी नगर में जबरदस्त हिंसा फैलाई। वहां पर एक विधायक के घर पर हमला किया, उसके घर में आग लगा दी। फिर इस भीड़ ने वहां 2 पुलिस थानों पर भी हमला किया, वहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया। करीब 60 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। सोचिए, 60 पुलिस वाले घायल हो गए इस हिंसा में। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलुरु के इस इलाके में कांग्रेस के एक विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने कथित तौर पर फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी लिख दी थी। और इसी के बाद कल रात बेंगलुरु के इस इलाके में इतनी हिंसा फैल गई। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिख देने से कुछ लोग इतने नाराज हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पुलिस के थानों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी और इतनी जबरदस्त हिंसा बेंगलुरु शहर में की है। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को पढ़े लिखों का शहर माना जाता है। इन दंगों में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई का नाम सामने आया है, जिसके एक स्थानीय नेता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको याद होगा, ये वही पीएफआई है जिस पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इन दंगों की फंडिंग करने का आरोप है। दिल्ली दंगों के 6 महीने के अंदर ही बेंगलुरु में भी दंगे हो गए। यानी शहर और जगह नई है, लेकिन दंगे वही है। दंगों की एक और दुकान खुल गई है। पहले दिल्ली में खुली थी, इस बार बेंगलुरु में खुली है। कल रात वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया। इन लोगों ने पहले कांग्रेस के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया, वहां पर गाड़ियों में आग लगाई, विधायक के घर को काफी वहां तोड़फोड़ की, उसके घर को तोड़ दिया। फिर ये लोग बड़ी संख्या में केजी हल्ली और डीजी हल्ली पुलिस थानों में पहुंच गए। सोचिए, हिम्मत देखिए इस भीड़ की कि पुलिस थानों में पहुंच गई और विधायक के भतीजे के खिलाफ
इन्होंने पुलिस थाने में जाकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस थाने में लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो कानून में विश्वास रखते हैं, वो लोग थाने में जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन ये लोग थाने तो गए, लेकिन इनका कानून में कोई विश्वास नहीं है। थाने में जाकर इन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कांग्रेस के विधायक के जिस भतीजे पर धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने भी सफाई दी है कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और इसलिए ये सारी टिप्पणियां की गई। लेकिन इसके बावजूद इस भीड़ ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया, वहां पर तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। एक डीसीपी की गाड़ी में भी भीड़ ने आग लगा दी। थाने के बाहर 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे और ये लोग वहां पर खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे थे। ये बात आप याद रखिएगा। पुलिस थाने पर हमला किया और वहां बाहर इकट्ठा होकर धार्मिक नारे लगाए और ये सब कह रहे थे कि कुर्बानी देनी है और तब तक ये लोग यहां से जाएंगे नहीं। क्या आप आज के भारत में कल्पना कर सकते हैं कि बेंगलुरु जैसे आधुनिक शहर में, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जैसे आईटी हब माना जाता है भारत का, वहां इस तरह सिर्फ इसलिए सांप्रदायिक हिंसा की गई क्योंकि सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट आती रहती हैं, इसमें कोई गिरफ्तार भी हो जाता है तो लोग ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है। अभी आपने देखा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें न जाने लोग क्या क्या लिखते रहते हैं। उसमें धर्मों के बारे में भी आपत्तिजनक बात की जाती है, उसमें जान से मार देने की धमकियां भी दी जाती हैं। क्या नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद ये जो हिंसा हुई है ये सिलेक्टिव है। और वो सारे लोग जो पहले दूसरे मामलों पर आपत्ति अपनी जताते थे, हमें याद है कि कुछ लोगों ने फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज करा दी और इस पर कार्रवाई की मांग की। इसे लेकर हमारे देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस देश में कितनी असहनशीलता फैल रही है और इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को रोका जा रहा है। किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर अपने विचार लिखे और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सारे लोग इस बार बेंगलुरु की एक हिंसा पर बिल्कुल चुप बैठे हैं, बिल्कुल खामोश हैं। हमारा यह मानना है कि सभी धर्मों का बराबर का सम्मान होना चाहिए, बराबर का सम्मान, और किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह शर्त सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यह सभी धर्मों पर और उनके लोगों पर लागू होती नहीं है। हमारे यहां हिंदू परंपराओं और हिंदू देवी देवताओं का कई लोग खुलेआम मजाक उड़ाते हैं। इसे हमारे यहां फैशनेबल बना दिया गया है और हिंदू देवी देवताओं पर हमारे यहां विवादित टिप्पणी की जाती है। लेकिन ऐसा कब होता है जब किसी बात पर आपने कब सुना ऐसा जब किसी ने ऐसी टिप्पणी की हो हिंदू देवी देवता पर और
इसी बात पर किसी ने शहर को जला दिया हो। आपने देखा होगा हमारे देश में फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। आपने यह भी देखा होगा हमारे यहां जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो भी अक्सर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और ऐसा करके रातों रात सोशल मीडिया के स्टार्स भी बन जाते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं और ये सब कुछ वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर करते हैं। और कई लोग इनका समर्थन करके इन्हें बुद्धिजीवी साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग देखिए कितने धर्मनिरपेक्ष हैं, ये लोग कितने सेक्युलर हैं। और जो लोग इनकी बातें सुनकर चुप बैठे हैं उन्हें भी धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है, कहा जाता है कि यही पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद इनकी टिप्पणियों पर कोई दंगा नहीं होता। एक और उदाहरण आपको देते हैं। पालघर में 2 साधुओं की खुलेआम हत्या हो जाने के बाद भी इस देश में दंगा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई वर्ग विशेष के बारे में या उनकी धार्मिक आस्था के बारे में आज भी हमारे देश में कुछ भी कह दे, एक फेसबुक पोस्ट भी डाल दे, तो उसे सांप्रदायिक बता दिया जाता है। जब उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है उस आवाज को असहनशील कह दिया जाता है। लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी की आस्था का मजाक उड़ता है तो सब खामोश बैठे रहते हैं। इसलिए सीधी सी बात यही है कि ऐसी हिंसा सुनियोजित तरीके से होती है, ये जानबूझकर फैलाई गई हिंसा है। ये दंगे एक दुकान है और इस बार भी जो बेंगलुरु में हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है। बेंगलुरु में यही हुआ है क्योंकि सवाल यही है कि एक विवादित पोस्ट के बाद हिंसा फैलाने के लिए हजारों लोगों को कैसे अचानक इकट्ठा कर लिया गया। 2 घंटे तक यह भीड़ बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसे ही उपद्रव करती रही और इनकी हिंसा के सामने सिस्टम की ताकत भी, पुलिस भी असहाय नजर आई। क्योंकि जब विधायक के घर पर हमला हो जाए और जब पुलिस थानों में घुसकर खुलेआम आग लगा दी जाए तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने बेखौफ थे। और अगर ये लोग उन थानों के आग लगाकर उनमें और आगे बढ़ गए होते, अगर ये लोग आम जनता के, आम लोगों के घर में घुस गए होते, अगर ये भीड़ शहरी इलाकों में आम लोगों के घर में घुस गई होती तो क्या होता, अब आप इसका अंदाजा लगाइए। इस भीड़ ने कल बेंगलुरु में करीब 300 गाड़ियों को आग लगाई है। 300 गाड़ी। ये लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे। इतने पत्थर कहां से आए, इतने पेट्रोल बम्स कहां से आए? और ये सब कुछ अचानक नहीं होता। इस तरह की हिंसा हमेशा प्लान बनाकर की जाती है। आपने फरवरी में हुई दिल्ली दंगों को भी देखा होगा, जो फरवरी में हुए थे। दिल्ली के दंगों में भी इसी तरह से पूरी योजना बनाकर दंगे कराए गए थे। बेंगलुरु की हिंसा के चश्मदीद गवाहों ने यह बताया कि कम से कम 5 बार भीड़ ने हमला किया और हर बार हमला करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी। हिंसा फैलाने वाले लोगों में काफी लोग उस इलाके के बाहर से आए थे, यानी विधायक के घर और पुलिस थानों पर हमला करने के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाया गया ताकि इनकी पहचान न हो सके। ये स्टार्ट हुआ है 5 बजे, लेकिन ये जाते 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 ये 5th राउंड में ऐसा हुआ है। एक बार आए 50 लोग, सेकेंड बार 100 लोग, उसके बाद ऐसा ही बढ़ते बढ़ते 5th टाइम में पूरा हंगामा किया वो लोग। 5th टाइम में कितने लोग आए थे? वो 5th टाइम में 2000 से ज्यादा लोग थे। पूरा मकान को जला के, पूरा ध्वंसा करके, पूरा बर्न करके चले गए। फैमिली जो अंदर में थी? फैमिली नहीं थी, वो कल कृष्णा जयंती था, वो लोग सभी वो इस्कॉन टेम्पल में गए थे। अच्छा। और ये जो MLA साहब थे वो कहाँ थे? वो भी टेम्पल में गए थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पूरा मन बना करके आए थे? पूरा प्री प्लान। वो एक ही लोग नहीं थे सर, 3-4 गैंग था उनका। अच्छा, अलग अलग एक ही समय पे पूरा किए। कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है और BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तरह ही इन दंगाइयों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का हर्जाना वसूलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए इसी वर्ष एक नया कानून बनाया है। जो लोग दंगे वाली मानसिकता को समझते हैं वो ये जानते हैं कि कोई भी दंगा इस तरह अचानक नहीं होता। योजना बनाकर ही दंगे किए और करवाए जाते हैं और इस योजना में दंगा करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम बांटे जाते हैं और उन इलाकों की पहचान पहले की जाती है जहां पर माहौल को बिगाड़कर दंगा करना होता है। यानी पहले टीम बनाई जाती है, उस टीम की कौन से लोग क्या काम करेंगे ये बताया जाता है, फिर जगह क्या होगी उसके बारे में तय किया जाता है, किस जगह पर दंगे होंगे। जैसे दिल्ली के दंगे 3 चरणों में
करवाए गए थे। पहले चरण में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए। दूसरे चरण के तहत इलाकों की पहचान करके सड़कों को जैम किया गया और तीसरे चरण के तहत फिर दंगे करवाए गए। बेंगलुरु के दंगे में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट होने के 1 घंटे के अंदर ही हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सोचिए, 1 घंटे में ही हजारों लोग कैसे आ गए। इसी से यह पता चलता है कि दंगे की पहले से तैयारी कर ली गई थी और इन लोगों को सिर्फ यही तलाश थी कि दंगा करने का कोई कारण मिल जाए। बेंगलुरु में पुलिस ने अब तक 150 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मुजम्मिल पाशा नाम के एक नेता को भी गिरफ्तार किया है। मुजम्मिल पाशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई का नेता है और ये इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक पार्टी है। पीएफआई पर दिल्ली दंगों में भी शामिल होने और इन दंगों की फंडिंग करने का आरोप है और यहां भी पीएफआई का नाम ही आ रहा है। मुस्लिम समुदाय में अधिकतर लोग भारत की विविधता को समझते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है भारतीय मुसलमान दुनिया के दूसरे मुसलमानों से अलग हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हितों के लिए लोगों को कभी धर्म के नाम पर तो कभी दूसरे मुद्दों पर भड़काते हैं और फिर ऐसे ही दंगे करवाते हैं। और कई राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की राजनीति की वजह से भी ऐसे लोगों का तुष्टीकरण करती हैं। इसी तुष्टीकरण की वजह से ये राजनीतिक दल बेंगलुरु के दंगाइयों के खिलाफ खुलकर बोल नहीं पाए। बेंगलुरु में जिस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया गया वो कांग्रेस के विधायक हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले विधायक थे। लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस ने खुलकर इन दंगाइयों का विरोध नहीं किया। इन नेताओं ने विवादित टिप्पणी करने वाले व्यक्ति और दंगाइयों के बीच कोई अंतर नहीं किया और ऐसे बयान दिए जिससे इनका वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम उपद्रवियों को रोकना चाहिए और हिंदू नेताओं को नफरत फैलाने वाले पोस्ट करके लोगों को उकसाने से बचना चाहिए। इन लोगों की धर्मनिरपेक्षता की पोल इस बात से खुल जाती है कि कांग्रेस विधायक पर हमले और बेंगलुरु की हिंसा पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। अगर मामला उल्टा होता, मामला अगर किसी और समुदाय का होता, मामले में कहीं जय श्री राम का नारा आ गया होता तो अब तक इन नेताओं ने न जाने कितने ट्वीट्स कर दिए होते, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी होती, कितनी चिट्ठियां लिख दी होती, क्योंकि इस घटना पर बोलना इनके राजनीतिक एजेंडा में फिट नहीं बैठता। और अगर यही हिंसा दूसरे राज्य या दूसरे समुदाय द्वारा होती तो ये नेता अब तक न जाने पूरा आसमान सिर पर उठा चुके होते। और हो सकता है कि दंगा जहां पर हुआ है उस जगह पर ये जा भी चुके होते, यानी वहां राजनीतिक पर्यटन भी कर चुके होते, वहां का दौरा भी कर चुके होते। किसी को नाराज ना करने के डर से ऐसी बातें करने वाली कांग्रेस को अपने ही विधायक के घर का हाल आज देख लेना चाहिए, जिसे बेंगलुरु के दंगाइयों ने तहस नहस कर दिया। इस विधायक के घर में घुसकर सैकड़ों की संख्या में तोड़फोड़ लोगों ने की है। उनके घर में और आसपास खड़ी गाड़ियों में आग लगाई। हम आपको हिंसा के बाद उसी विधायक के घर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए। इसी हिंसा की सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिली है। कल रात को हिंसक भीड़ कैसे विधायक के घर में घुसी और कैसे वहां पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई, कैसे गाड़ियों में आग लगाई गई, ये सब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल कृष्ण जन्माष्टमी थी और विधायक का परिवार जन्माष्टमी मनाने के लिए मंदिर गया था। अगर वो लोग अपने घर पर होते और मंदिर में नहीं होते तो उनके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आप सोचिए, अगर ये परिवार अपने घर में मिल जाता इन लोगों को तो फिर उस परिवार की क्या हालत होती, इसकी कल्पना करके आप देखिए। इस बात की भी कल्पना कीजिए, दोबारा सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब कल्पना ये कीजिए कि ये लोग थानों में घुस गए, वहां तोड़फोड़ की, विधायक के घर में इन्होंने तोड़फोड़ की। अगर ये लोग
आम लोगों के घर में भी घुस गए होते तब क्या होता, अब इस बात की कल्पना आप कीजिए। और ये हो भी सकता है। बेंगलुरु के दंगे में दो बातों की जांच जरूर होनी चाहिए। पहली बात कि क्या कांग्रेस विधायक के भतीजे का सोशल मीडिया अकाउंट वाकई में हैक हुआ था या फिर जानबूझकर इस व्यक्ति ने ऐसी विवादित टिप्पणी की थी। विवादित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने यह टिप्पणी जानबूझकर की है या फिर इसका अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। क्योंकि कई बार लोग टिप्पणी कर देते हैं, फिर जब उन्हें गिरफ्तार करने की नौबत आ जाती है तो बहुत आराम से वो ये कह देते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि इस मामले में खुद कांग्रेस पार्टी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक उस तरह से इस मामले की आलोचना नहीं की है जैसी कि उसे करनी चाहिए थी। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहां धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों का भी बचाव किया जाता है। लेकिन बेंगलुरु की हिंसा से निकली धर्मनिरपेक्षता के गिरोह का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। इस गिरोह में बड़े बड़े नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार शामिल हैं जो अक्सर भारत में धार्मिक असहनशीलता की बात करके नकली आंसू बहाते हैं और पूरे देश को असहनशील बना देते हैं। लेकिन असली असहनशीलता क्या होती है, ये बेंगलुरु की घटना से आप सबको पता चल गया। एक बात आपसे हम और भी कहना चाहते हैं आज, वो ये, भारत का जो ज्यादातर मुस्लिम समाज है वो आज भी शांति में विश्वास रखता है, वो आज भी इस तरह की हिंसा नहीं करना चाहता। लेकिन होता यह है कि कुछ मुट्ठी भर लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नेताओं के लिए काम करते हैं, वो लोग इन सारे मुसलमानों के रहनुमा बनकर, इनके नेता बनकर, इनके प्रतिनिधि बनकर इस तरह की तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, लोगों को यह बताते हैं कि ये बहुत असहनशील हैं। और फिर भारत के 20 करोड़ मुसलमान इन तस्वीरों की वजह से, इन लोगों की वजह से बदनाम होते हैं। इसलिए भारत का जो मुस्लिम समाज है उसे आज ये देखना होगा कि उनके प्रतिनिधि बनकर जो लोग टेलीविजन के डिबेट्स पर जाते हैं, जो लोग इस तरह आगजनी करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम कुर्बानी ले लेंगे, मुस्लिम समाज को ये सोचना होगा कि क्या यही लोग उनके वाकई असली प्रतिनिधि हैं, और अगर नहीं हैं तो उन्हें इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पूरा की पूरा समाज ऐसे लोगों की वजह से बदनाम होता है। आज ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो गया जो दलित मुस्लिम एकता का एजेंडा चलाते हैं और इसके नाम पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस के जिन विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया गया वो दलित समुदाय के हैं। अक्सर दलितों के खिलाफ कोई अपराध होता है तो ये लोग राजनीतिक पर्यटन में जुट जाते हैं, लेकिन एक दलित विधायक पर हमले के बाद इन लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर दलित मुस्लिम एकता अब कहां चली गई और क्यों ये लोग अब एक दलित विधायक के पक्ष में बोलने से डर रहे हैं। इसलिए आपको ये बात बहुत अखरेगी कि इतनी बड़ी हिंसा होने के बावजूद भी हमारे देश में इसे लेकर बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। हमारे देश के जो सारे लोग जो शोर मचाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे PIL लेकर, वो आज बिल्कुल आराम से नींद में सोए हुए हैं। भारत में जब एक वर्ग विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आपने देख ही लिया, सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट दंगों की वजह बन जाती है। फेसबुक पर एक मामूली सी पोस्ट जिसे हमें ऐसा लगता है इग्नोर कर देना चाहिए था, पढ़कर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था, गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए था, या फिर बहुत ज्यादा बात थी तो पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसे लेकर इतनी असहनशीलता, इतना गुस्सा। लेकिन जब बहुसंख्यक आबादी के प्रतीक चिन्हों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं तो लोगों से सहनशील बने रहने की अपील की जाती है और कहा जाता है भारत में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनने के कुछ समय बाद ही इसी अभिव्यक्ति की आजादी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। और इसके लिए वर्ष 1951 वर्ष आप याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था और इसका मकसद यह था कि किसी के बयान से किसी की जातीय या धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। इसके तहत नागरिकों को मिली आजादी को कम कर दिया गया था और उन्हें सिर्फ
एक संख्या के तौर पर देखा जाने लगा और फिर इस संख्या का इस्तेमाल कभी तुष्टीकरण के लिए किया गया तो कभी लोगों को भड़काने के लिए। लेकिन यह कौन तय करेगा कि किस व्यक्ति की भावना किस बात से आहत होती है। हालांकि भारत के नीति निर्माता चाहते थे कि भारत में लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिले ताकि समाज में अलग अलग विचारों को जगह मिल पाए। लेकिन पहले संशोधन के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संपूर्ण अभिव्यक्ति की आजादी पर कुछ शर्तें लगा दी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका में पहला संविधान संशोधन हुआ था तो उन्होंने क्या बदलाव किया था? वर्ष 1791 में अमेरिका के पहले संविधान संशोधन में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी दे दी गई थी। दो देशों के संविधान में हुए पहले संशोधनों के जरिए आप यह समझ सकते हैं कि दोनों देशों के शुरुआती राजनेताओं की सोच और इरादों में कितना फर्क था। अमेरिका में यह आजादी दे दी गई थी और भारत में इस आजादी पर लगाम लगा दी गई थी। बेंगलुरु जैसी घटनाएं होने के बाद अक्सर भारत में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष और सहनशील देश होने की वजह से भारत को सहनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन आखिर में इस धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता की सारी जिम्मेदारी बहुसंख्यक आबादी के कंधों पर ही डाल दी जाती है। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि क्या भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था या फिर समय के साथ इस शब्द ने पहले भारत के संविधान में और फिर भारत की राजनीति में अपनी एक जगह बना ली, या ये समझ लीजिए ये एक नई दुकान खुल गई। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद भारत एक सेक्युलर देश बना। इसलिए इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत में धर्मनिरपेक्षता निभाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और दूसरा ये कि क्या संविधान में 42वें संशोधन के बाद भी भारत क्या वाकई सेक्युलर हो पाया है। असल में सेक्युलर शब्द यूरोप की देन है। यूरोप में रिलीजन यानी पंथ और सरकार को अलग अलग रखा गया है ताकि सांप्रदायिक झगड़े बंद हो सकें, और इसी व्यवस्था को सेक्युलरिज्म कहा गया है। यानी वहां की सरकारें ना तो किसी पंथ विशेष को समर्थन देती हैं और ना ही उसका विरोध करती हैं। आपने फ्रांस का उदाहरण सुना होगा। फ्रांस में तो आप कोई धार्मिक चिन्ह पब्लिकली दिखा भी नहीं सकते, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां हमने रिलीजन शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन और धर्म एक नहीं है। रिलीजन को अक्सर आप धर्म के नाम से यहां जानते हैं, लेकिन यह सही परिभाषा नहीं है। धर्म शब्द भारतीय सभ्यता की देन है और धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी जीवन जीने की ऐसी शैली जो आपको मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाती है। इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि यह आपका धर्म है, यह काम करना आपका धर्म है और आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। यहां धर्म निभाने की जो बात होती है वो रिलीजन निभाने की बात नहीं होती। वो ये होती है कि आपका कर्तव्य क्या है वो आपको निभाना है। वहीं रिलीजन शब्द को हिंदी में पंथ कहा जा सकता है। रिलीजन में धर्म हो सकता है लेकिन रिलीजन ही धर्म नहीं हो सकता, यह फर्क है। रिलीजन यानी पंथ को भारत में धर्म से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। इन दो शब्दों में फर्क ना कर पाने की वजह से ही भारत में पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता समझ लिया जाता है। धर्म निरपेक्षता की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म को और खासकर हिंदू धर्म को जीवन शैली माना जाता है और बिना शैली के जीवन संभव ही नहीं है। हिंदू हमेशा से भारत में बहुसंख्यक रहे हैं और इसलिए इस धर्मनिरपेक्षता की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधों पर डाल दी गई है। अब सवाल यह है कि फिर होना क्या चाहिए। विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा अच्छा शब्द प्लूरलिज्म है, यानी बाहुलवाद। बाहुलवाद यानी प्लूरलिज्म को मानने वाला देश वो देश होता है जहां लोग अलग अलग संस्कृतियों का पालन करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जहां लोगों के जीवन जीने की जो शैली है वो अलग है, और इसी विविधता का उसी को इस देश की ताकत मान लिया जाता है। इन पैमानों पर भारत को एक प्लूरलिस्ट और अलग अलग संस्कृतियों वाला देश कहना ज्यादा ठीक लगता है। इसी बाहुलवाद की वजह से भारत आज एक लोकतांत्रिक देश है और यही विविधता भारत की असली पहचान है। जबकि धर्मनिरपेक्षता की बात होते ही लोग सिर्फ धर्म को बीच में ले आते हैं और भारत की इस विविधता को भूल जाते हैं। इस पर आज देश के लोगों को गौर करना चाहिए।
जो लोग धर्म और पंथ को एक दूसरे से जोड़ते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उन्हें धर्म शब्द की सही व्याख्या पता होनी चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि इसी व्याख्या के आधार पर हमारे संविधान और संसद में भी जगह जगह इसी धर्म का जिक्र है। जैसे लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के ऊपर वाक्य लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये देखिए, ये वाक्य लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही शासन करने वाले धर्म के रास्ते को आदर्श मानकर चलते रहे हैं और इसी धर्म के मार्ग का प्रतीक धर्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राज चिन्ह पर भी है। इसके अलावा संसद में कई और स्थानों पर धर्म की व्याख्या करते हुए श्लोक लिखे हैं कि जहां सत्य ना हो वो धर्म नहीं है। यानी धर्म का मतलब हमारे यहाँ किसी विशेष पद्धति का पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है। हमारे यहाँ धर्म की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है। भारत दुनिया के सबसे सहनशील देशों में से एक है और तमाम संकटों के बावजूद भारत ने अपनी सहनशीलता को कायम रखा है। फिर भी कुछ लोग इस पर सवाल उठाते हैं और खुद असहनशीलता का उदाहरण पेश करके वो सब करते हैं जो बेंगलुरु में हुआ। असल में जो लोग बेंगलुरु में आपको सड़कों पर दिखाई दिए, यही लोग सबसे ज्यादा असहनशील हैं और यही लोग असहनशीलता के मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब हम आपको उस देश के बारे में बताना चाहते हैं जो शुरुआत से ही असहनशील है और जहां सरकार के विरोध में कहा गया एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाता, और इस देश का नाम है चीन। शुक्र मनाइए आप चीन में पैदा नहीं हुए। चीन के इशारे पर 2 दिन पहले हांगकांग के एक बड़े अखबार के पब्लिशर और उद्योगपति जिमी लाई को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। यह हांगकांग के नए सुरक्षा कानून के तहत की गई पहली हाई प्रोफाइल यानी बड़ी गिरफ्तारी थी। आपको याद होगा हांगकांग में पिछले कई महीनों से इसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। इस नए कानून के तहत जिमी लाई के बेटे, उनकी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ता एग्नेस चाओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जिमी लाई हांगकांग के एक बहुत ही लोकप्रिय टैबलॉइड अखबार के मालिक हैं, पब्लिशर हैं और इस अखबार का नाम है एप्पल डेली। हालांकि लोगों के विरोध के बाद जिमी लाई समेत 10 लोगों को कल रात जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ वो आपको जरूर जानना चाहिए और उससे सीखना भी चाहिए, क्योंकि असली कहानी जिमी लाई की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई के बीच हुए घटनाक्रम में छिपी हुई है। जिमी लाई 71 वर्ष के हैं और उनकी गिरफ्तारी यह आरोप लगाकर की गई थी कि वो विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और इसी आरोप को आधार बनाकर चीन ने उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया और चीन की सरकारी मीडिया भी उन्हें देशद्रोही कहकर बुला रही है। जिमी लाई हांगकांग के उन प्रमुख लोगों में से हैं जो मुखर तरीके से खुलकर हांगकांग में लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और चीन का विरोध कर रहे हैं। उनका अखबार एप्पल डेली नियमित तरीके से चीन की सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है और उनसे सख्त सवाल भी पूछता है। चीन जिमी लाई से इतना परेशान है कि कुछ समय पहले एक पार्सल में मरे हुए जानवरों की आंतड़ियां भरवाकर उनके घर भिजवाई गई थी। चीन मानता है कि हांगकांग में पिछले साल जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उनके पीछे जिमी लाई का ही हाथ था और इसी वजह से चीन की सरकार ने सोमवार को जिमी लाई और उनके सहयोगियों को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हांगकांग के लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए और पूरी दुनिया में चीन की इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिमी लाई रातों रात हांगकांग के लोगों के लिए पहले से भी ज्यादा बड़े स्टार बन गए और उनका मीडिया हाउस देखते ही देखते हांगकांग का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बन गया, क्योंकि गिरफ्तारी के 2 दिनों में ही उनकी कंपनी के शेयर 1400% बढ़ गए। इससे पहले उनकी कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जब शेयर ऊपर गए तो जिमी लाई की कंपनी की मार्केट वैल्यू 225 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए हो गई। जिमी लाई की गिरफ्तारी के बावजूद उनके अखबार एप्पल डेली ने हार नहीं मानी और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ चीन की सरकार का विरोध शुरू कर दिया। कल उनके अखबार की 70,000 प्रतियों की बजाय 5 लाख प्रतियां यानी 5 लाख कॉपीज छापी गईं और लोग ये अखबार लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए थे। उनके अखबार ने हथकड़ियां पहने अपने मालिक की तस्वीर को पहले पन्ने पर छापा और हेडलाइन में लिखा कि हम लड़ते रहेंगे। इसका असर यह हुआ कि चीन को आखिरकार झुकना पड़ा और जिमी लाई को बेल पर रिहा कर दिया गया।
यानी चीन की चाल उल्टी पड़ गई और जिमी लाई पूरी दुनिया के लिए चीन के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। और अब चीन के इसी अत्याचार के खिलाफ एक बार फिर से हांगकांग में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। अब आपको संक्षेप में जिमी लाई के सफर के बारे में भी जान लेना चाहिए। जिमी लाई हैं कौन? जिमी लाई का जन्म चीन में हुआ था और उनका परिवार बहुत गरीब था। 12 वर्ष की उम्र में भागकर हांगकांग ये आ गए और इसके बाद उन्होंने दुकानों में छोटे मोटे काम किए और खुद अपने दम पर अंग्रेजी सीखी। और आज वो न सिर्फ दुनिया की बहुत मशहूर क्लोथिंग ब्रांड जियोडानो के मालिक हैं, बल्कि अब वो हांगकांग के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से भी एक हैं। जियोडानो का नाम आपने भी सुना होगा। इसके स्टोर्स भारत में भी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स भी यहां भारत में खरीदे होंगे। अब हांगकांग के लोग उन्हें आजादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा मानते हैं। हांगकांग के लोग अब तक चीन से सिर्फ ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मांग रहे थे, लेकिन अब वो आजादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और ये चीन के नजरिए से बहुत ही अशुभ संकेत है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि जिमी लाई को जो जमानत मिली है, चीन उसकी समीक्षा करेगा और अगर चीन को जिमी लाई की रिहाई से खतरा महसूस हुआ तो उन्हें उनकी बेल कैंसिल करके दोबारा जेल में डाला जा सकता है। अब चीन दुविधा में फंस गया है, क्योंकि अगर जिमी लाई जेल से बाहर रहते हैं तो वो चीन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं और अगर जेल में उन्हें डाल दिया जाता है तो हांगकांग में एक बार फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी से जो महत्वपूर्ण सबक हासिल होते हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इस घटना से यह पता चलता है कि चीन विरोध प्रदर्शनों से बहुत डरता है। लोग अगर एकता दिखाते हैं तो उससे चीन को डर लगता है और इनका चीन की सरकार पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। चाहे प्रदर्शन लोकतंत्र की मांग को लेकर किया जाए या फिर तियाननमेन स्क्वायर जैसी घटनाएं हो, चीन को लोकतंत्र की आहट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही हांगकांग के लोग जिमी लाई की गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हुए, वैसे ही चीन को उन्हें रिहा करना पड़ा। यानी चीन को एकजुटता से बहुत डर लगता है और चीन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चीन के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए, उसके अत्याचारी कानूनों का खुलकर विरोध किया जाए, उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघनों पर सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया जाए और पूरी दुनिया एक साथ हांगकांग के लोगों का समर्थन करे। एक बात और चीन को भी समझनी चाहिए और एक बहुत बड़ा अंतर जो आया वो ये कि तियाननमेन स्क्वायर जब घटना हुई थी उस समय 24 घंटे के न्यूज चैनल नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लोग इतने जागरूक नहीं थे और दुनिया भर के लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए इस तरह एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए चीन अत्याचार करता रहा और लोगों को कभी खबर तक नहीं मिली। लेकिन अब समय बदल गया है। आज हमें यहां भारत में बैठे हुए एक एक चीज पता चल जाती है कि चीन में हो क्या रहा है, क्योंकि चीन में सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत रोक तो लगाई है, लेकिन फिर भी वहां से खबरें लीक हो ही जाती हैं और ये इंटरनेट की वजह से होता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो चीन के लोग अब दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहते हैं। चीन में तो सब चीजों पर प्रतिबंध है, लेकिन हांगकांग खुला हुआ है, ताइवान खुला हुआ है और वहां के लोग चीन के एक बारे में ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए चीन इस बार ऐसे विरोध प्रदर्शनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चीन को इनके सामने झुकना ही पड़ेगा और उसका बड़ा कारण यह है कि टेक्नोलॉजी अब ऐसी आ गई है जो कि चीन के मंसूबों पर पानी फेर देगी और चीन चाहकर भी इन सारी खबरों को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए आज भारत में बैठकर आपको सब पता है हांगकांग में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है और शी जिनपिंग इस समय चीन में ही कितनी कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं। चीन के खिलाफ ऐसी ही एकजुटता भारत के लोग यानी आप सब भी दिखा रहे हैं। 30 जून को जी न्यूज ने मेड इन इंडिया नाम से एक मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम का मकसद था मेड इन इंडिया को मजबूत बनाकर मेड इन चाइना को जवाब देना। हमारी इस मुहिम का बहुत व्यापक असर हुआ है। ये पिछले 1 महीने से चल रही है और अब तक इसमें हमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मिस्ड कॉल करके अपना समर्थन दिया है। भारत के 1 करोड़ से ज्यादा लोग जी न्यूज के नंबर पर मिस्ड कॉल देकर मेड इन इंडिया के पक्ष में अपना समर्थन जता चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जनमत संग्रह है। इसलिए आज आपको इन 1 करोड़ लोगों की ताकत को पहचानना चाहिए। हम आपको बधाई देना चाहते हैं और आपको भी भारत के बाकी लोगों को बधाई देनी चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में न्यूज चैनल्स के नियमित दर्शकों की संख्या 12 करोड़ 49 लाख के आसपास है। यानी ये वो लोग हैं जो हर रोज अलग अलग न्यूज चैनल्स देखते हैं। भारत में औसतन एक परिवार में 5 से 6 लोग माने जाते हैं।
यानी जिन 1 करोड़ लोगों ने हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल दी हैं, वो किसी न किसी मायने में देश के 5 से 6 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि हमें एक परिवार से 1 मिस्ड कॉल आया होगा, एक परिवार से 2 लोगों ने नहीं किया होगा। इसलिए ये 1 करोड़ लोग नहीं हैं, ये 1 करोड़ परिवार हैं। इसलिए आप इसे भारत के 1 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ लोगों की राय कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में टेलीविजन पर न्यूज चैनल देखने वालों में से 50% लोग, आधे लोग अब तक इस मुहिम में जी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने खुद अपना मोबाइल फोन उठाकर मिस्ड कॉल दिया है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संख्या में बहुत शक्ति होती है और आप संख्या के दम पर चाहें तो बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। हमारी ये मुहिम अब भी जारी है और हम चाहते हैं कि आप हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एक नया कीर्तिमान बनाएं और इस संख्या को इससे भी कहीं आगे ले जाएं। लेकिन आज आपको ये भी समझना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों के समर्थन का मतलब क्या होता है। हमें पता है कि जिन लोगों को ये सच हजम नहीं होगा वो हमारी ट्रोलिंग शुरू कर देंगे और आपके समर्थन का मजाक भी बनाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आज हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं। पिछले साल सऊदी अरब जाकर हज करने वाले लोगों की संख्या 24 लाख थी, जबकि हमें मिस्ड कॉल देने वालों की संख्या इससे 4 गुना ज्यादा 1 करोड़ है। अगर ये 1 करोड़ लोग एक साथ सड़क पर आ जाएं तो मेड इन इंडिया के समर्थन में मार्च निकालें या फिर रैली करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर धार्मिक जमावड़ा बन जाएगा। इसी तरह कुंभ मेला दुनिया का अकेला ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या 5 से 8 करोड़ तक होती है और शाही स्नान के दिन तो करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ मेले का हिस्सा बनते हैं। कुंभ मेले की भव्यता को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर जी न्यूज के जरिए इस मुहिम को समर्थन देने वाले ये 1 करोड़ लोग एक साथ एक जगह जमा हो जाएं तो क्या हो सकता है। अगर ये 1 करोड़ लोग एक साथ अपने हाथों में क्रांति की मशाल थाम लें या फिर अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दें तो इस तस्वीर को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन प्रेमी गैंग जो चीन से बड़ा प्यार करता है, उन्हें यह जानकर बहुत दुख होगा कि दुनिया के 193 देशों की जनसंख्या 5 करोड़ से कम है। हमें अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग कॉल कर चुके हैं और अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप इस आंकड़े को 5 करोड़ तक भी पहुंचा सकते हैं। हालांकि हमारा मानना है कि 1 करोड़ परिवारों ने हमें मिस्ड कॉल दिया है तो यह संख्या हम 5 से 6 करोड़ मानकर चल रहे हैं। वर्ष 2016 में ब्रिटेन को यूरोप से अलग करने के पक्ष में 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने वोट दिया था, जिसे आप ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। अब आप सोचिए, अगर 1 करोड़ 74 लाख लोग अपने देश को यूरोप से अलग करने का फैसला करवा सकते हैं तो फिर भारत के 1 करोड़ लोग चीन को दुनिया में अलग थलग क्यों नहीं कर सकते। अगर ये 1 करोड़ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर एक लाइन में खड़े हो जाएं तो ये लाइन 20,000 किलोमीटर लंबी होगी। दुनिया में जो 2 शहर एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी पर हैं, उनके बीच की दूरी भी 19,996 किलोमीटर है और ये शहर है अर्जेंटीना का रोसारिया और चीन का शिंगुआ। यानी अगर ये 1 करोड़ लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं तो आराम से अर्जेंटीना से चीन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदस्यों की कुल संख्या भी सिर्फ 1 करोड़ ही है। यानी जी न्यूज को समर्थन देने वाले 1 करोड़ लोग चाहें तो अकेले अपने दम पर ही पाकिस्तान के हर दुष्प्रचार का जवाब दे सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वर्तमान सदस्यों की संख्या भी अभी सिर्फ 2 करोड़ ही है। पूरी दुनिया में इस समय 95 बड़े देशों की राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से बहुत कम है और जिस हांगकांग की आजादी की बात से हमने आज ये विश्लेषण शुरू किया था, उस हांगकांग की कुल आबादी भी सिर्फ 75 लाख है। यानी इन 1 करोड़ लोगों से 25 लाख कम। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 1 करोड़ लोग यानी आप सब हांगकांग में चीन के अत्याचार के खिलाफ या चीन में बने सामान के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या चीन मुकाबला कर पाएगा। इसलिए अपनी संख्या की ताकत को पहचानिए और हमारी मुहिम को अपना समर्थन जारी रखिए। अगर आप अब तक इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप अपना मोबाइल फोन उठाइए और टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर तुरंत मिस्ड कॉल दीजिए। अब 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा लिखी गई वो चिट्ठी पढ़कर सुनाएंगे जिसमें लिखी बातों को आज भारत के हर परिवार को ध्यान से सुनना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजी है जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा 4 मिनट के बाद।
या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें। फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है। ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमज़ोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच अब सीबीआई के पास चली गई है, लेकिन 2 महीने बाद भी सुशांत की आत्महत्या की असली वजह का पता नहीं लग पाया है। आप में से बहुत सारे लोग हमें लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हमें मेल्स भी भेज रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग हमसे ये चाहते हैं कि हम एक मुहिम चलाएं और हम भी पूरी कोशिश करें, दबाव डालें कि पता चल पाए कि सुशांत ने कदम क्यों उठाया। आप सबको हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस मुहिम में आप सबके साथ हैं। जी न्यूज़ चाहता है और हम शुरू से ये काम कर रहे हैं। शुरू से हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि सुशांत के साथ क्या हुआ ये देश को पता चलना ही चाहिए, और इसके लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। ऐसे में सुशांत के परिवार ने आप सब लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी 9 पन्नों की है और ये चिट्ठी मेरे हाथ में इस समय। इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने अपना दर्द
आपके सामने बयान किया है। मैं आपको इस चिट्ठी के कुछ महत्वपूर्ण अंश पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप 9 पन्नों की इस चिट्ठी का 5 पॉइंट्स में सार समझ लीजिए। इसका सार क्या है? चिट्ठी में लिखा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी निर्मम हत्या हुई है। सुशांत की 4 बहनों और बूढ़े पिता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। सुशांत को मानसिक बीमार साबित करने की कोशिश की जा रही है, मानसिक रूप से बीमार, और परिवार के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत ठगों, बदमाशों और लालची लोगों से घिरा हुआ था और अब महंगे वकीलों के जरिए केस को उलझाने की कोशिश हो रही है। चिट्ठी में एक महत्वपूर्ण बात यह भी लिखी है कि अखबार पर अपना नाम चमकाने के लिए कई लोग सुशांत के दोस्त, भाई और मामा बनकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, सिर्फ अखबारों में नाम छपवाने के लिए और मीडिया में आने के लिए। इसके अलावा 9 पन्नों की इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने कई भावनात्मक बातें लिखी हैं, जिनमें से कुछ बातें मैं आपको पढ़कर अब सुनाता हूं। कुछ साल पहले की बात है, न कोई सुशांत को जानता था न उसके परिवार को। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं और सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी और अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई और मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। सुशांत के माता पिता कमाकर खाने वाले लोग थे। उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे। उनकी परवरिश ठीक हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए, रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें खुद झेली, बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी। हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर पहरा नहीं लगाया। कहते थे कि जो कुछ 2 हाथ पैर का आदमी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। फिर आगे वो कहते हैं, सुशांत के परिवार को पहला झटका तब लगा जब मां असमय चल बसी। फैमिली मीटिंग में फैसला हुआ कि कोई ये ना कहे कि मां चली गई और परिवार बिखर गया, सो कुछ बड़ा किया जाए। सुशांत के सिनेमा में हीरो बनने की बात उसी दिन चली। अगले 8-10 साल में वो हुआ जो लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। लेकिन अब जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो, ऐसा उनका परिवार लिखता है। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों और लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं और अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जलियांवाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उनका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। हत्यारों को ढूंढने की बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा। इतने से मन नहीं भरा तो उनके मानसिक बीमारी की कहानी चलाकर सुशांत के चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसियों से लैस हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने और मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। और सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक करके सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कल उनके साथ ऐसा नहीं होगा। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनतकशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते हैं। बहुत भावुक चिट्ठी है जो सुशांत के परिवार ने लिखी है। यहां उन्होंने आप सबको अपना दर्द बताया है।
हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं। सुशांत की मौत का सच जानना देश का पूरा अधिकार है, लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान हम कोई गलत खबर आपको ना दिखाएं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सुशांत की जो मौत को लेकर तहकीकात चल रही है, ये हमारे लिए टीआरपी बटोरने का कोई कहानी नहीं है। इसके जरिए हम टीआरपी नहीं बटोरना चाहते, हम न्याय चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई के पास है। वो पता लगाएं कि सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड का भाई भतीजावाद जिम्मेदार है, बॉलीवुड का नेपोटिज्म जिम्मेदार है, बॉलीवुड का जो एक गैंग है जो मिलकर बॉलीवुड को चलाता है वो लोग जिम्मेदार हैं, रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं, उनके कोई दूसरे दोस्त जिम्मेदार हैं। वो किस वजह से डिप्रेशन में गए थे, वो डिप्रेशन में गए भी थे या नहीं, क्या वो वाकई मानसिक रूप से बीमार थे या ये भी झूठ है, इस सारी बातों का पता चलना चाहिए। और जब तक पता नहीं चलेगा हम और आप मिलकर लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे, दबाव बनाते रहेंगे। और आज जन्माष्टमी के त्योहार के आयोजन के अवसर पर हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपको बधाई देना चाहते हैं। हालांकि कल भी देश के कुछ हिस्सों में जन्माष्टमी मनाई गई थी, लेकिन हमें लगता है कि भगवान कृष्ण का जन्म एक दिन या किसी एक तारीख के दायरे में बंधा हुआ नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन संपूर्ण जीवन है और इसकी संपूर्णता से सबक लेकर हम सबको अपना जीवन जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए। इसलिए आज आपको यह बताना चाहते हैं कि भगवान गोविंद कोविड के दौर में आपको डर, चिंता, डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति कैसे दिला सकते हैं। महाभारत के समय अर्जुन भी इसी तरह के डर, चिंता और एंजाइटी से संघर्ष कर रहे थे। अर्जुन को सही मार्ग दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनने का फैसला किया और इसी युद्ध के दौरान उन्होंने गीता के उपदेश दिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कही गई बातें आपको कैसे आज के अंधकार से मुक्त कर सकती हैं, आज ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि कोविड-19 के दौर में दुनिया की एक बड़ी आबादी आखिर किस तरह के डर, चिंता और डिप्रेशन का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने युवाओं के मन और मस्तिष्क पर कोरोना वायरस के प्रभावों का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। यह सर्वे 112 देशों के 12,000 से ज्यादा युवाओं पर किया गया और इनकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच है। इस सर्वे में पता चला कि इस उम्र के दुनिया के 50% युवा, आधे युवा इस समय किसी न किसी प्रकार के डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं या हो सकते हैं, जबकि 17% युवा ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के दौर में इन दोनों समस्याओं से प्रभावित हो चुके हैं। इस सर्वे में पता चला कि 38% युवा अपने भविष्य को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में अब नहीं है। 13% युवा कोरोना वायरस की वजह से अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग बीच में छोड़ चुके हैं। 65% युवाओं का कहना है कि वो कोविड-19 के दौर में पहले के मुकाबले कुछ नया नहीं सीख पा रहे। 51% युवाओं को लगता है उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने में और देर लगेगी, जबकि 9% को ऐसा लगा है कि वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो युवा कोरोना वायरस से पहले कोई ना कोई काम कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, उनमें से 17% युवाओं ने काम करना बंद कर दिया है या उनकी नौकरी जा चुकी है। 42% युवाओं का कहना है कि उनकी कमाई अचानक पहले के मुकाबले कम हो गई है और यही वजह है कि दुनिया के आधे से ज्यादा युवा इस समय डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये आंकड़े इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि भारत में 22 करोड़ युवाओं की उम्र भी 18 से 29 वर्ष के बीच है और भारत की 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। संयोग की बात यह है कि आज ही के दिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, जिसका मकसद युवाओं के हितों की बात करना है। लेकिन आज ही जारी हुए इस सर्वे ने युवाओं के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में ऐसे ही डर के भाव थे। गीता के पहले अध्याय का नाम ही अर्जुन विषाद रखा गया है। विषाद का अर्थ होता है दुख, डिप्रेशन और उदासी, यानी अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो उस समय वैसी ही थी जैसी आज के युवाओं की है। अर्जुन अपनी स्थिति को जिन शब्दों में श्री कृष्ण के सामने रखते हैं उन पर आज आपको गौर करना चाहिए। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं हताशा से भर गया हूं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा मुंह अक्सर सूख जाता है, मेरा शरीर कांपने लगता है, मेरे हाथ से मेरा धनुष बार बार छूट जाता है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और मेरा सिर घूम रहा है।
अब आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी जब अर्जुन जैसे योद्धा को एंजाइटी या डिप्रेशन होता था तो उनके शरीर में वही लक्षण दिखाई देते थे जो आज के दौर में डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना कर रहे लोगों के शरीर में दिखते हैं। यानी हजारों वर्षों के दौरान दुख और उदासी के प्रति शरीर और मन की प्रतिक्रिया का तरीका वैसा ही है, बदला नहीं है। और आज भी लाखों करोड़ों अर्जुन इन्हीं समस्याओं के साथ अपने जीवन में एक भगवान श्री कृष्ण की तलाश कर रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जो सारथी बनकर चिंताओं का यह युद्ध जीतने में उनकी मदद कर पाए। अर्जुन के इस दुख और उदासी पर भगवान कृष्ण उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए जो बातें कहते हैं उसका सार आज आपको 3 पॉइंट्स में समझना चाहिए। श्री कृष्ण पहली बात कहते हैं, हालात कैसे भी हों, मनुष्य को हमेशा अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखना चाहिए। अंग्रेजी में इसे डिटैचमेंट कहते हैं। इसका अर्थ विरक्ति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप वो नहीं जो आपकी भावनाएं आपको बनाती हैं। आपको अपने अंदर के असली व्यक्ति को पहचानना सीखना चाहिए और उसी के मुताबिक फैसले करने चाहिए। गीता में जो दूसरी बड़ी बात श्री कृष्ण कहते हैं वो ये कि हमेशा अपनी ऊर्जा का संचय करके रखें, यानी बेकार के कामों में और गैर जरूरी चिंताओं में अपनी ऊर्जा न गंवाएं, बल्कि इस ऊर्जा का सही प्रयोग करके जीवन में सकारात्मक कदम उठाएं। और आज के जमाने में भी आपने देखा होगा, ये कोविड-19 की वजह से हमारे काम करने की जो क्षमताएं हैं, जो दायरे हैं, वो बहुत सीमित हो गए हैं। इसलिए ऊर्जा को बचाकर रखने की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने यह कही कि जब परिस्थितियां आपके वश में ना हो और जब आपको सब कुछ अंधकार में लगने लगे तो हमेशा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखें और आप अपने विश्वास के दम पर ही इस अंधकार से बाहर निकल जाएंगे। इसे दूसरे अर्थों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोरोना वायरस ने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, चारों तरफ अंधकार है, तो आप अपना धैर्य न खोएं, अपने कर्म को प्राथमिकता देते रहें, अपनी कला को हमेशा निखारते रहें और आप देखेंगे कि मुश्किल समय धीरे धीरे बीतने लगा है और आप उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस दौर में समस्याएं नहीं हैं या लोगों के पास रोजगार की कोई कमी नहीं है या फिर पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था जरा भी प्रभावित नहीं हुई या लोगों के सपने टूटे नहीं हैं। ये सब कुछ हुआ है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की कमाई कम हो रही है, लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, इन समस्याओं के समाधान का जो मार्ग भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिखाया था और सत्य के दर्शन कराकर अर्जुन को हताशा और निराशा से बाहर निकाला था, श्री कृष्ण के वही मंत्र आज की दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं और भगवान कृष्ण के वचनों को सही मायनों में समझने वाला व्यक्ति कभी भी हताश या निराश हो ही नहीं सकता। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि जेम्स बॉन्ड के किरदार की रचना किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। तो वो कहेंगे नहीं, पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं, पर कुछ लोग कमजोर हैं, वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए, सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं,
कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती, और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे, और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि पाथ टू एक्सीलेंस इज सिंपली ब्रेक द एग्जिस्टिंग रूल्स। मुझे नहीं पता क्या कहा जाए,
दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए, हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे तो कहेंगे साहब हमारे वी एक्सपेक्ट अबाउट 10,000 कॉल्स अ डे। और दूसरा एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर उन्होंने रखा हुआ होगा जिसने पहले किसी कॉल सेंटर में काम किया होगा, वो कहेगा सर मेरा एक्सपीरियंस है कि एक लड़का या लड़की दिन भर में 60 कॉल ठीक से हैंडल कर सकता है, ये जी एवरेज है हमारी। तो वो कहेंगे नहीं पर कुछ लोग 100-200 भी कर सकते हैं। लेकिन फिर तीसरा आदमी बोलेगा नहीं पर कुछ लोग कमज़ोर हैं वो 40 ही कर सकते हैं। तो उनका जो बॉस उस वक्त मीटिंग ले रहा होता है वो कहता है कि अच्छा आप 40 कह रहे हैं, ये 60 कह रहे हैं, वो 80 कह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, यू नो इट। लॉ ऑफ एवरेज विल बी अप्लाइड। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 60 के हिसाब से उन्होंने कह दिया साहब अब हमको कितने लोग हायर करने पड़ेंगे, जितनी भी कॉल्स हैं उसको एवरेज उसके हिसाब से हायर कर लीजिए। सो व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एवरेज कम्युनिटी। कोई अगर आप में से 200 कॉल हैंडल कर सकने वाला होगा, वो अगर वहाँ काम करेगा तो उसके साथ क्या होगा? या तो वो छोड़ के चला जाएगा, चली जाएगी, या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, और या फिर धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस नीचे आते आते एवरेज पे आ जाएगी। अपने टारगेट को, जिसको आप पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स करें। टारगेट इस प्रकार का होना चाहिए जो डिफ़िकल्ट हो लेकिन अचीवेबल हो। देखिए सपने में टारगेट तो हर व्यक्ति आज करता है। आज इस हिंदुस्तान के 120 करोड़ लोग हैं, कोई हर एक आदमी सोचता है कि मैं भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला खासकर आजकल कहता है अरे वो मोदी भी चाय वाला था, मैं भी मोदी बन जाऊं। तो टारगेट ऐसा रखें जो आप अचीव कर सकें, लेकिन मुश्किल से अचीव कर सकें, और फिर उसी पर ध्यान रखें, फिर इधर उधर मत देखें, फिर उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। ये नहीं सोचें कि अरे गलती कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, एक बार आपने निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके ऊपर भूत की तरह से लग जाइए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. तो मेरा ऐसा मानना है कि path to excellence is simply break the existing rules. मुझे नहीं पता क्या कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या एक सिस्टम ऐसा है उसको कहा जाए। हमें जो स्कूल्स कॉलेजेस में मैनेजमेंट में कन्वेंशनल बातें ही सिखाई जाती। और कन्वेंशन से क्या होता है, आप एवरेज किस्म के लोग पैदा करते हैं, मीडियोक्रिटी हम सब में घुस जाती। किसी आप एक कॉल सेंटर को ले लीजिए, कॉल सेंटर में जब वो प्लान करेंगे और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1981 में आज ही के दिन IBM ने पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था और इस मॉडल का नाम था IBM 5150 और इसकी कीमत थी $4,150, यानी करीब 2,66,000 रुपए उस जमाने में। इसमें
16 से 256 KB तक की रैम यानी मेमोरी और 10 MB की हार्ड डिस्क थी। आपको यहाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि आज के दौर के मुकाबले ये मेमोरी बहुत कम मानी जाएगी। अब लोगों के साधारण मोबाइल फोन में भी 6 GB तक की रैम और 256 GB तक की स्टोरेज होती है, यानी आज के मोबाइल फोन की रैम भी इस कंप्यूटर के मुकाबले 4000 गुना बढ़ गई है, जबकि मोबाइल फोन की स्टोरेज इस कंप्यूटर के मुकाबले 25000 गुना बढ़ चुकी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को एक शक्ति बनाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की स्थापना की थी और इसी के साथ तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में देश के पहले रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। वर्ष 1851 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक आइजैक सिंगर को अपनी सिलाई मशीन के लिए पेटेंट मिला था और उन्होंने अपने सरनेम यानी उपनाम सिंगर के आधार पर ही सिंगर सुइंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी। सिंगर दुनिया की पहली सिलाई मशीन थी जिसका घरेलू इस्तेमाल किया जा सकता था। वर्ष 1833 में आज ही के दिन शिकागो को एक शहर का दर्जा मिला था। 12 अगस्त 1833 में शिकागो की जनसंख्या सिर्फ 200 लोगों के आसपास थी और अब इस शहर की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। यह अमेरिका का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। वर्ष 1920 के दशक तक शिकागो में गैंगस्टर्स और अपराधियों का दबदबा था। वर्ष 1942 में एनरिको फर्मी ने शिकागो विश्वविद्यालय में ही दुनिया का पहला कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन भी किया था। वर्ष 1964 में आज जाने माने लेखक और पत्रकार इयान फ्लेमिंग का निधन हुआ था। उन्होंने ही जेम्स बॉन्ड सीरीज के नॉवेल्स की रचना की थी। इयान फ्लेमिंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की नेवल इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करते थे और उस वक्त वो ऑपरेशन गोल्डन आई की प्लानिंग से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने उसी अनुभव को जेम्स बॉन्ड के नॉवेल्स में लिखा। इयान फ्लेमिंग ने अपना पहला बॉन्ड नॉवल 1952 में लिखा था जिसका नाम था कैसीनो रॉयल। खास बात यह है कि इयान फ्लेमिंग ने अमेरिका में ऑफिस ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन के ब्लूप्रिंट को भी तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और यह डिपार्टमेंट ही आगे चलकर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA बना था। वर्ष 1765 में आज ही के दिन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी के साथ भारत में कंपनी राज की नींव पड़ गई थी। यह समझौता 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत के बाद हुआ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। तो DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, अगर आप अपना लक्ष्य हासिल करने में बार बार चूक रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो अपना लक्ष्य नहीं बल्कि अपनी रणनीति बदलिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।